नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और चुनाव आयोग आज से 2 दिन के दौरे पर है बिहार में और दोनों मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों जो है वो चुनाव आयुक्तों की टीम जो है वो बिहार पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग की टीम ने आज प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की है और बैठक खत्म होने के बाद वहां से निकले नेताओं ने बताया भी कि चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों के सुझाव को नोट कर लिया है। अब कल शाम तक चुनाव आयोग की टीम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके बाद कभी भी बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग का बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ये जो दौरा हो रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ खबरें हैं और चुनाव आयोग ने किन मुद्दों पर चर्चा की है, क्या चीजें रही हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से एसआईआर को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, आखिरी जो लिस्ट फाइनल लिस्ट जारी हुई उसको लेकर जो हंगामा मचा हुआ है, विपक्षी दल लगातार जो आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग इन आरोपों से घिरा हुआ है। विपक्ष जिस तरह से तमाम सबूतों के साथ सारे आरोप लगा रहा है, वो चीजें साफ तौर पर अब दिखाई पड़ रही है और इसको लेकर के चुनाव आयोग ने जो कुछ वहां पर बातें की हैं, चर्चाएं की हैं, उनमें भी वोट चोरी का मुद्दा भी दिखाई दे रहा है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर एक बात और है कि चुनाव आयुक्तों ने जो है मीटिंग तो कर ली है विपक्षी दलों के साथ भी, सत्ता दल के साथ भी। इसके बावजूद अभी भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया है दोनों ही दलों में, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो एनडीए हो। और माना जा रहा था कि नवरात्रि के बाद कम से कम सीटों का ऐलान हो सकेगा और सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकेगा, लेकिन अभी तक दोनों ही दलों में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसको लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद भी ये पेच फंसा रहेगा, क्या कुछ चल रहा है इंडिया में, क्या कुछ चल रहा है एनडीए में, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर आप देख रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ पहुंच चुके हैं बिहार में और गहमा-गहमी तब तेज हो गई है क्योंकि ये मीटिंग एक औपचारिकता होती है कि दोनों दलों से सुझाव लिया जाए, विपक्षी दलों से भी और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के दलों से भी। तो आज ये मीटिंग हुई और अब किसी भी दिन चुनाव का ऐलान हो सकता है। इसको लेकर के चर्चाएं हैं, लेकिन इस बीच सर जो सीट बंटवारे को लेकर के अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा कि आपको लगता है तब तक सीट बंटवारे को लेकर के सहमति नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये केवल एक दल की बात नहीं है, दोनों दलों की बात हो रही है। जय संविधान। देखिए निधि, मुझे ऐसा लगता है कि महागठबंधन में जितनी समस्याएं हैं उससे ज्यादा समस्याएं एनडीए में है। उसका कारण है, देखिए कारण ये है कि देखिए महागठबंधन के बाद तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वामपंथियों का पिछली बार जो परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, पार्लियामेंट में भी अच्छा था और असेंबली में भी अच्छा था, कंसिस्टेंट था। भाई हम लोग भी अगर मान लीजिए किसी अपने एमबीए के स्टूडेंट से मैं पूछता था कि तुम्हारी पर्सनालिटी को मैं थोड़ी देर में इवेल्युएट कर लेता हूं, हाई स्कूल में कितने नंबर आए, इंटर में कितने नंबर आए, ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए, तो मैं मुझे पता चल जाएगा व्हाट इज योर फ्यूचर डायरेक्शन। भाई देखिए मेरे साथ एक बीएचयू में एक स्टूडेंट पढ़ता था, उसके हाई स्कूल में सेकंड डिवीजन आया, इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन आया और इंजीनियरिंग में उसने आज तक के 100 साल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पूरे हमारे कॉलेज के अंदर किसी को भी कोई समस्या होती थी, उन आदमी के पास पहुंच जाते थे, वो 2 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर देते थे। इसका मतलब यह है उनका कर्व जो था वो इंक्लाइनिंग ट्रेंड था। अब किसी के 90% हाई स्कूल में आए, 70% इंटरमीडिएट में आए और 50% ग्रेजुएशन में आए, इसका मतलब यह है कि भविष्य में वो फेल होने वाला है। कंसिस्टेंसी बराबर चल रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो कम्युनिस्टों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, तो मुझे लगता है 10-12 सीटें तो कम्युनिस्टों की बढ़नी है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये सीटें देनी किसको हैं? ये आरजेडी को देनी है, क्योंकि पिछली बार मुकेश सहनी इनके साथ नहीं थे, इस बार मुकेश सहनी इनके साथ है, मुकेश सहनी को भी सीट देनी है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस था वो पिछली बार अच्छा नहीं था, पार्लियामेंट में अच्छा था, असेंबली में अच्छा नहीं था, लेकिन राहुल गांधी का परफॉर्मेंस और उनका जो इमेज है और उनकी जो लाइकिंग है मासेस के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा, इस बात को आरजेडी भी मानती है। अच्छा, ये भी मानती है कि पिछली बार जो असेंबली चुनाव में जो असेंबली सीट दी गई थी कांग्रेस को, क्योंकि उस समय हर आदमी को पता था कि कांग्रेस जमीन पे मौजूद नहीं है, तो 70 सीटों में 40 सीटें ऐसे दी गई थी जो कि पता था कि बीजेपी को और जेडीयू को जानी है, ये जीत ही नहीं सकती कांग्रेस, लेकिन संख्या बढ़ानी थी और जीतने की संभावना नहीं थी। वो कांग्रेस को केवल ये करने के लिए कि देखिए हमने इज्जतदार घोषणा की। इस बार कांग्रेस इंसिस्ट कर रही है हमको अच्छी सीटें दीजिए, मेरे ख्याल से 50-55 सीटों पे कांग्रेस भी सेटल हो जाएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है पशुपति
पशुपति पारस को भी 4-5 सीटें देनी है, मुकेश सहनी को भी कम से कम 20 सीटें। जो समस्या है वो एनडीए में ज्यादा है। पहली बात तो ये है कि देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है, जीतन राम मांझी का ये कहना है कि मुझे अगर 20 सीटें आपने नहीं दी तो मेरा रिकॉग्निशन ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, उम्र हो गई है मांझी साहब की, तो बेटे को उन्हें सेटल करना है, अपने दामाद को सेटल करना है, अपने समधी को सेटल करना है, अपने बेटे की समधिन को सेटल करना है, तो उन्हें अपने परिवार के लोगों को सेटल करना है, तो उनको 20 सीटें चाहिए। अच्छा, चिराग पासवान का ही अभी ये नहीं पता है कि वो रहेंगे या सारी सीटों में लड़के वैसे ही जेडीयू को हराने का प्रयास करेंगे। बीजेपी चाहती है कि वो 140 सीटें लड़े, जैसे महाराष्ट्र को रिपीट कर दे। नीतीश कुमार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि तुमसे कम से कम 10 सीटें हम ज्यादा लड़ेंगे, जिससे कि तुम वो खेल ना कर पाओ जो तुमने महाराष्ट्र में किया है। तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल पक्की है, समस्या दोनों तरफ होगी, लेकिन महागठबंधन की तो सुलझ जाएगी, लेकिन एनडीए की कैसे सुलझेगी, ये बात अभी तक मुझे कल्पना में आ नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी खेल करना चाहेगी। ये बात बिल्कुल पक्की है कि बीजेपी अपने बूलबूते पे बिहार का इलेक्शन जीत नहीं सकती। उनको चिराग पासवान की भी जरूरत है, उन्हें जीतन राम मांझी की भी जरूरत है, उन्हें जेडीयू की भी जरूरत है। अच्छा, ये भी बिल्कुल पक्की बात है कि जेडीयू की जो तेजी है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उनके सिटिंग विधायक आरजेडी में जा रहे हैं, उनकी पार्टी टूट रही है। यहां तक ये खबर उड़ गई कि नीरज कुमार जो उनके प्रवक्ता हैं और बहुत बड़े नेता हैं, जिन्होंने कि अशोक चौधरी को भी चैलेंज कर दिया था, वो भी सुना है कि अब खबर है, अफवाह है कि आई डोंट नो, कि वो भी आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो परिस्थिति बन रही है। अच्छा, एक और समस्या बहुत बड़ी होती है निधि, जब तक आपको ये ना पता चल जाए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो सीटों का एलोकेशन कैसे कर देंगे। आपने कर दिया सीटों का एलोकेशन, और कल पता चला कि वो चिराग पासवान कहें कि हम तो आपके साथ आने वाले हैं, चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ चले जाएं। तो ये जो सारी परिस्थिति बन रही है, ये इतनी जल्दी नवरात्र खत्म होने के तुरंत बाद इसका निर्णय हो जाए, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी ये अंदाजा नहीं है कौन सिटिंग विधायक किस पार्टी से किस में जाएंगे। जैसे ही चुनाव अब अनाउंस होगा, आप 5 दिन के अंदर देखिएगा कितना ज्यादा। लेकिन इस बार मुझे ये लगता है, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से वहां पे यात्रा करके और तेजस्वी यादव ने उसके आगे बढ़ा के, और जो वोट बैंक को, तेजस्वी यादव के वोट बैंक को बढ़ाया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि जो तेजस्वी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वही उनका वीक पॉइंट है। भाई, ये बात बिल्कुल पक्की है कि यादव और मुसलमान उनके साथ खड़े रहते हैं, करीब 35% है, लेकिन उसी कारण से ईबीसी और ओबीसी उनके खिलाफ नहीं होते, खिलाफ हो जाते हैं, दलित उनके खिलाफ हो जाते हैं, जिसको राहुल गांधी ने अट्रैक्ट कर लिया है। उन्होंने अति पिछड़ों के लिए भी नीतियां घोषित कर दी हैं, दलित अपना अध्यक्ष बना दिया है, और हर जगह उन्होंने ओबीसी और दलितों को सामने किया है। तो जो उनका वीक पॉइंट था, और आधा 1% का डिफरेंस जो बीजेपी के फेवर में होता था, वो आज के तारीख में 5% का डिफरेंस जो है वो महागठबंधन की तरफ हो गया। तो मानी बात है कि जिधर बहाव होता है लोग उधर की तरफ बहते हैं। और मोदी जी की इसमें कहीं कोई डाउट नहीं आज की तारीख में, जो आप सी वोटर सर्वे में भी देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी घटी है, और राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी जिस तेजी से बढ़ रही है पिछले 4 महीने के अंदर, हो सकता है कि जब तक चुनाव घोषित हों तब तक राहुल गांधी मोदी जी से 10% आगे हो जाएं, और युवाओं के अंदर और महिलाओं के अंदर। लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव आयोग तब तक चुनाव घोषित नहीं करेगा जब तक मोदी जी ये नहीं कह देंगे, भैया मेरे को सारी घोषणाएं मैंने कर दी, सारे जुमले मैंने फेंक दिए, अब तुम चुनाव अनाउंस कर दो। उसके पहले चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की हिम्मत नहीं है कि चुनाव को अनाउंस कर दें लास्ट मोमेंट तक, और जब सारे इनके चुक जाएंगे सारे के सारे प्रलोभन, उसके बाद चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता चुनाव घोषित कर देंगे। बिल्कुल सर, अब चुनाव तो घोषित होने ही वाला है, लेकिन आप देखिए कि एनडीए में जो नीतीश कुमार है वो लगातार अपनी जो डिमांड है वो बढ़ाते जा रहे हैं। 2020 में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था एनडीए के अंदर, और नीतीश कुमार की पार्टी 45 सीटों पर आकर ही रुक गई थी। ये जो घाव है नीतीश कुमार का उनकी पार्टी में बहुत ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि ये हुआ था चिराग पासवान की वजह से। तो ये हालत हो गई है कि जो 45 सीटें जेडीयू ने जीती थी, वो तो जेडीयू कह रही है कि हम इस पर तो लड़ेंगे ही, प्लस 15 सीटें और वो कह रही है। अब दिक्कत ये है कि जेडीयू ने जो 15 सीटें बताई हैं हमको ये चाहिए, इनमें से कुछ सीटें हैं जिन पर चिराग पासवान की नजर है, वहीं पर जो चिराग पासवान है उनकी भी कुछ सीटें हैं जो वो छोड़ने को तैयार नहीं है, और वो कुछ सीटें जो है उन पर बीजेपी की नजर है। तो बड़ा बहुत ज्यादा गतिरोध चल रहा है वहां पर बिहार में, और जीतन राम मांझी ने तो साफ बोल दिया है कि उनको अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली
तो वो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। चिराग पासवान को लेकर चर्चा थी ही कि वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं, बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले, लेकिन अभी तक तो सीट शेयरिंग को ही लेकर फाइनल नहीं हो रहा है। तो ये गतिरोध कैसे सुलझेगा? नहीं नहीं, देखिए वही जैसे मैंने पहले कहा कि एनडीए के अंदर गतिरोध बहुत ज्यादा है और नेचुरल है गतिरोध होना। क्योंकि देखिए कोई भी, चाहे चिराग पासवान हो, विद्वान व्यक्ति हैं, उनके पिता की अपनी एक विरासत है, मौसम विज्ञानी हैं। जीतन राम मांझी भी पुराने खिले खिलाए खिलाड़ी हैं। प्रशांत किशोर को बी टीम की तरह उन्होंने बिठा जरूर दिया है, लेकिन अब यह पता चल रहा है कि प्रशांत किशोर डैमेज तो करने आए थे महागठबंधन को, डैमेज कर रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि खुद वो ब्राह्मण हैं। अच्छा, ये आप जानती हैं कि बिहार की जो पूरी राजनीति है वो वहां पे बैकवर्ड फॉरवर्ड की होती है, और कंसोलिडेशन बैकवर्ड का भी हो रहा है, फॉरवर्ड का भी हो रहा है। आप सोशल मीडिया के अंदर जितने भी पोस्ट देखते हैं जिसमें वो एनडीए का साथ देते हैं, उसमें 90% आपको ब्राह्मण मिलेंगे। ये इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि ब्राह्मण्स का, अपर कास्ट का जो रुख है वो बीजेपी की तरफ है, और जो उसी की वजह से रिपल्शन होता है। भाई आदमी को ये लगता है ना कि यार डिप्राइव्ड है, हमको कुछ मिलता नहीं है, इनको सब कुछ मिल जाता है, तो जितना ज्यादा आप एसर्ट करते हैं। इसीलिए देखिए पिछले 11 साल से मुसलमानों ने एसर्ट करना बंद कर दिया। वो बहुत ज्यादा हंगामा नहीं मचाते, इसीलिए कि जानते हैं अगर हंगामा मचाएंगे तो बीजेपी और स्ट्रांग हो जाएगी और उनको कूट काट के अंदर कर देंगे। इसलिए उन्होंने राम मंदिर में भी कोई प्रश्न नहीं उठाया, बरेली में भी झेल गए, क्योंकि उन्हें पता है कि रिएक्ट करने में ज्यादा समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। वही स्थिति लेकिन आज की तारीख में सवर्णों को कौन रोक सकता है? भाई हरियाणा में जाटों को कौन रोक सकता है? उत्तर प्रदेश में यादवों को कौन रोक सकता है? बिहार में यादवों को कौन रोक सकता है? लेकिन जितना ज्यादा आप एसर्ट करते हैं उतना ज्यादा न्यूटन का थर्ड लॉ चलता है, एक्शन एज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो कंसोलिडेशन बैकवर्ड फॉरवर्ड का हो रहा है, और राहुल गांधी हैज ब्यूटीफुली प्लेड दैट कार्ड, तो उसका एडवांटेज महागठबंधन को मिल रहा है। और तेजस्वी, ये कहीं कोई डाउट नहीं है, बिहार के अंदर जो पूरी फील्ड नेटवर्किंग है वो आरजेडी की है। लालू प्रसाद यादव का अपना एक अलग स्थान है बिहार की राजनीति में। तेजस्वी यादव मेहनती आदमी है, 17 महीने में उन्होंने 4-5 लाख नौकरियां दी हैं, उनका प्लस पॉइंट है। तो लेकिन अब ये तो है, असर्टिव तो है, जहां 17% यादव होंगे या 25% जाट हरियाणा में होंगे, तो जहां पॉपुलेशन 25% की होगी तो असर्टिव तो होंगे, और असर्टिव होंगे तो काउंटर पोलराइजेशन होगा। इसीलिए ये जो अच्छा, उधर वो समस्या डिफरेंट टाइप की हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर देखिए बिहार का इलेक्शन अगर महागठबंधन जीत गया तो देश की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी, और अगर एनडीए गठबंधन जीत गया तो भी देश की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। तो ये तो बड़ा निर्णायक युद्ध है। अब राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम का आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल पक्की है, एसआईआर के अंदर जो कहा गया था, ये सरकारी अधिकारी, मैं भी सरकारी अधिकारी रहा हूं और पता है आपके पिताजी भी सरकारी अधिकारी थे। सरकारी अधिकारी कभी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि जरा सी गलती आपके लिए जीवन भर का ब्लॉट बन सकती है। तो इसलिए आदमी सोचता है फाइल पे या कहीं डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि मुझे लेने के देने पड़ जाए। और बड़ा देखिए प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता, मालिक ने कह दिया ये कर दो तो कर दो, बाद में होगा, मालिक कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, क्या अंतर पड़ा, मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था। सरकार में नहीं होता, वहां तो फाइल पे सबको दस्तखत करने पड़ते हैं, और फाइल जो है वो प्रिजर्व होती है 100 साल तक, तो आपको कभी भी सीबीआई ईडी उठा सकती है। तो ये जो परिस्थिति बन रही है, इस परिस्थिति में जब तक चीजें सेटल नहीं होंगी, किसको कहां जाना है, कौन कहां जाएगा, और प्रशांत किशोर की यूटिलिटी क्योंकि खत्म हो गई है, ओवैसी साहब को रिस्पांस मिल रहा है, फील्ड में उनको लोग आ रहे हैं, लेकिन ये भी बात मुसलमानों को पता है कि अगर वो ओवैसी साहब को वोट देंगे तो पिछली बार जैसे फिर बीजेपी को जिता देंगे, और उसके बाद ओवैसी साहब अपना मौसेरे भाई का काम करके हैदराबाद वापस चले जाएंगे। तो समस्याएं बहुत सारी हैं, मेरे ख्याल से अभी स्थिति जो है बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं। और सर इस बीच में आप देख रहे हैं कि एनडीए जो लगातार घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहा है, और नीतीश कुमार कभी महिलाओं के खाते में, कभी छात्रों के खाते में, तो कभी बेरोजगारों के खाते में जैसे पैसे वो डाल रहे हैं लगातार, और ये सिर्फ और सिर्फ ठीक चुनाव से पहले हो रहा है, और ये भी ऐलान कर रहे हैं कि चुनाव अगर हम जीत गए तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सालों में क्यों नहीं किया उन्होंने, ये बात तो है ही, लेकिन जो वोटिंग से पहले ये सारी चीजें हो रही हैं, खुलेआम हो रही हैं, सरकार खजाने से सीधे पैसे कैसे बांट सकती है? नहीं नहीं, देखिए अब आप ये प्रश्न तो पूछना मेरे ख्याल से बेमानी है आज की तारीख में। मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भाई दिल्ली में कहा था ना, लेकिन मैं तो ये निवेदन करूंगा कि बिहार वासियों को, जो दिल्ली में कहा गया था क्या वो हुआ? क्या महाराष्ट्र में कहा गया था क्या वो हुआ? क्या बिहार में जो कहा गया है वो होगा?
भाई पहली बात तो ये लोन है, कोई ग्रांट नहीं है। आई डोंट नो, जैसा मुझे पता चला ये लोन है। ग्रांट है तो बात दूसरी है। लेकिन अगर ये लोन है तो लाइबिलिटी है एक तरह की, फिर तो छांट छांट के लोगों को अंदर कर देंगे। जैसे आपने महाराष्ट्र में पैसा बांट दिया और बाद में पैसा आपने वापस मांग लिया, कहा कि नहीं आप एलिजिबल नहीं थे, आपने गलत तरीके से पैसा लिया, आपकी कुर्की की जाएगी, आपकी वसूली की जाएगी। दिल्ली में कहा कि आपके मकान जो है वो हम जहां झुकिए वहां मकान, कैरम बोर्ड खेले, चेस खेले रात को, और 6 दिन के अंदर सरकार बनते ही उन्होंने सारी झुग्गियां तोड़ मारी। तो देखिए, असली मैं अगर किसी के बारे में पता चलाना होता है तो क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए उसका पास तो आपको देखना पड़ता है ना। तो अभी महाराष्ट्र का और दिल्ली का जो इलेक्शन हुआ तो रिसेंट पास्ट में हुआ है। जो आपने वादे किए थे आपने पूरे किए क्या? नहीं किए आपने पूरे। तो अगर पूरे नहीं किए तो बिहार में कैसे कर लेंगे? अच्छा, ये बात सबको पता है कि आज की तारीख में भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। भाई रुपए का इतना कमजोर होना नहीं थी, इतना ज्यादा कमजोर होना, और पहले भी मैं बता चुका हूं। देखिए, अगर आपको मान लीजिए निधि 1 करोड़ का लोन चाहिए, अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो भारतीय बैंक से 1 करोड़ का लोन ले लीजिए। अगर 1 करोड़ का लोन लेंगे तो 10% का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप अमेरिकन डॉलर में अमेरिकन किसी कंपनी से लोन लेंगे तो 4.5% पे मिलेगा। ठीक है, आपको लगेगा यार 4.5% में लेना चाहिए, 10% क्यों लें? लेकिन जब आपने 1 करोड़ का लोन लिया वो 80 रुपए का था, और जब रिपेमेंट का टाइम आया वो 100 रुपए का हो गया, तो 25% तो प्रिंसिपल बढ़ जाएगा ना। जो पेमेंट आपको करना है इंस्टॉलमेंट का वो 25% बढ़ जाएगा, और इंस्टॉलमेंट बढ़ेगा उसके बाद 4.5% का इंटरेस्ट भी उससे ज्यादा हो जाएगा जो आपने 10% का इंटरेस्ट था। तो हम लोग कितनी ज्यादा बुरी स्थिति में, एक तो हमारे लोन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, 4 गुने बढ़ गए हैं, जीडीपी हमारी गिर गई है, और उसके बाद रुपया हमारा कमजोर हो गया है। तो हम इतने बड़े जंजाल में हैं कि आज के तारीख में वर्ल्ड बैंक के सबसे बड़े डेटर हम लोग हैं। सबसे ज्यादा लोन विश्व के अंदर शायद भारतवर्ष को उन्होंने दिया हुआ है। तो 90% ऑफ आवर जीडीपी इज इन लोन। तो लोन को सर्विस तो तभी करेंगे ना, इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल का पेमेंट तो तभी कर पाएंगे ना जब आपकी आमदनी बढ़ेगी। भाई आप मान लीजिए मकान खरीद लें 5 करोड़ का, 4 करोड़ का लोन दे दें, उसकी इंस्टॉलमेंट बने 5 लाख रुपए महीना, कमाई हो आपकी 1 लाख रुपए की, अब वो भी घटती चली जाए तो 5 लाख का पेमेंट कैसे करेंगे? मकान तो आपका बिक ही जाना है। तो इसीलिए बैंक भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि लोन लेने से पहले भैया हमारी इनकम क्या है, क्या होगी, क्या इंस्टॉलमेंट देने होंगे, क्या घर के खर्चे हैं, कितनी मुझे बचत करनी होगी, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नहीं करना होगा मैं लोन नहीं लूंगा, अगर कर पाऊंगा तो मैं लोन लूंगा। रिस्क तो मैं तभी लूंगा ना जब मुझे पता होगा कि मैं लोन रिपे, वरना लोन ले लूं और पता चले कि वो बैंक वाले आए, पुलिस वाले आए और मेरा सामान वामान घसीट के ले गए, तो मैं काहे के लिए लोन लूंगा? लेकिन यहाँ तो लोन पे लोन लिए चले जा रहे हैं, पुराना लोन वापस करने के लिए नया लोन लिए रहे हैं। 1 करोड़ का लोन लिया नहीं वापस किया, 5 करोड़ का लिया नहीं वापस किया, 20 करोड़ का लिया नहीं किया। यही नीरव मोदी, ललित मोदी ने किया था, वही भारत सरकार कर रही है। बोलिए। निधि जी क्या हुआ? भाई क्या हो गया? भाई देखिए, ये लगता है कि निधि वैसे तो हिलडुल रही थी, मुझे लग रहा है कि वो हैं, इंटरनेट उनका चल रहा है, लेकिन लगता है उनका इंटरनेट जो है लूज हो गया है। तो देखिए, असली मुद्दा जो निधि जानना चाह रही हैं और आज की तारीख में हम जानना चाह रहे हैं कि बिहार का इलेक्शन जो है वो दोनों पक्षों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, महागठबंधन के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, देश की भविष्य की दिशा के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि आज के तारीख में तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी की महत्ता जानते हैं, राहुल गांधी भी तेजस्वी यादव की महत्ता जानते हैं। दीपांकर भट्टाचार्य एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर हैं, उनका अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उनका भी जो सपोर्ट बेस है वो ईबीसी में और दलितों में है, वही कांग्रेस ने बना लिया है। और ओबीसी में और मुसलमानों में आरजेडी का सपोर्ट। तो एक होता है ना कि आप जो है एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे पहले जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते थे, बीजेपी के पास सवर्ण वोट था और जेडीयू के पास ईबीसी वोट था, तो ईबीसी और फॉरवर्ड क्लास मिलके ओबीसी को हरा देते थे, ओबीसी और मुसलमानों को, क्योंकि ईबीसी की जनसंख्या जो है 37% है, बिहार में सबसे ज्यादा है। लेकिन अब मुश्किल ये हो गई कि कांग्रेस ने उसमें सेंध लगा दी, उनका सारा फोकस ही ईबीसी में और दलितों में है।
राजेश राम को उन्होंने महाअध्यक्ष बना दिया। तो ये जो एक कॉम्प्लीमेंट्री एसोसिएशन महागठबंधन में है, ये मुझे एनडीए गठबंधन से ज्यादा स्ट्रांग लगता है। बिल्कुल ठीक बात है सर, और मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस हो चाहे वो आरजेडी हो, दोनों पार्टियां बहुत ही सोच समझ के इन सारी चीजों पर विचार कर रही हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी को किसी भी तरीके का षड्यंत्र करने का मौका ना मिले, और इसीलिए सारी चीजें सोच समझ के की जा रही हैं। सर, इस बीच एक और खबर सामने आई है कि जो मीटिंग हुई है विपक्षी दलों के साथ और सत्ता पक्ष के साथ, उसमें जो है वो जेडीयू ने एक चरण में ही बिहार विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है, और बीजेपी ने ही 1 या 2 चरणों में चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है। और साथ ही साथ बीजेपी ने एक और चीज कही है सर, कि जो बूथ है उस पर बुर्का पहने महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये इस मांग को लेकर के आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये आप देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं, जब भी वोटिंग पड़ रही होती है, तो बीजेपी जो है कई बार आप देखते हैं कि बुर्के के अंदर आपने चेक किया कि भाई महिला है, पुरुष है, इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जाते हैं। तो इस बार उन्होंने बुर्के वाली महिलाओं को ही बैन करने की मांग कर दी है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं तो जो घूंघट वाली महिलाएं, उनके साथ क्या होगा? भाई चलिए, मेरी पत्नी तो घूंघट नहीं करती, मेरी माताजी भी नहीं करती थी, मेरी बहू भी नहीं करती, लेकिन गांवों के अंदर तो आप जानती हैं, आपका गांव का परिवेश है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो घूंघट करती हैं, और घूंघट वो जेठ आते हैं या ससुर आते हैं तो भी घूंघट कर लेती हैं, चेहरा नहीं दिखाती। तो वहां पे जाके कैसे वो पोलिंग बूथ पर किसी को चेहरा दिखा देंगे? तो मेरे ख्याल से उसके लिए आइडेंटिफिकेशन का कोई और तरीका होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से पर्दा नशी या कोई घूंघट वाली महिला का, ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से जो बैन किया गया है बुरके वाली बात, वो केवल इसलिए किया है कि हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बन सके, वरना हमारे देश में भी महिलाएं हैं आज भी, जो पारंपरिक महिलाएं हैं, जहां पारंपरिक परिवार हैं, वहां पे घूंघट नहीं दिखाया जाता, नहीं खोला जाता। मुंह दिखाई होती है, मुंह दिखाई में पैसा मिलता है, उसके बाद थोड़ी चेहरा दिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। और देखिए कि वोट चोरी का जो आरोप है वो लगातार लग रहा है, और खुलेआम जो है ये जो वोट चोरी चल रही है, ये जवाब देखिए, मेरे ख्याल से जो राहुल गांधी हाइड्रोजन बम का विस्फोट नहीं कर रहे हैं, संभवतः वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब अप्रोप्रिएट टाइम आए, जब लोहा गर्म हो, तब वो उसमें वार करें। इसीलिए वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि डाटा उनके पास आ गया है, इंफॉर्मेशन उनके पास आ गई है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल पक्की है, अगर सरकारी अधिकारियों ने इतना गहन अध्ययन करके फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया, उसके बाद सेकंड ड्राफ्ट बनाया, फिर फाइनल लिस्ट बना दी, तो उसके बावजूद अगर एक एक मकान में 400-500 वोट मिल रहे हैं, अगर उसके बावजूद इतनी ज्यादा विसंगतियां मिल रही हैं, अगर उसके बावजूद आप 3.5 लाख का सोर्स नहीं बता पा रहे हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें घुसपैठिए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा नैरेटिव जो हिंदू मुसलमान का था, वही चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया। वो दूसरी बात है कि अनायास किया, बिना सोचे समझे किया, इंटेंशनल नहीं था, वो नहीं चाहते थे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, लेकिन नुकसान हो गया। क्योंकि अब वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव कैसे बनाएंगे, अब 2080 का नैरेटिव कैसे बनाएंगे, और उसका फिर एक काउंटर, क्योंकि अगर ये प्रूव हो जाता, मान लीजिए जैसे पहले कहते थे साहब 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए हैं, वो दूसरी बात है कि वो जिम्मेदारी थी अमित शाह साहब की पिछले 11 साल से घुसपैठियों को रोकने की। वो अलग बात है कि वो डिफेंस की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन दोष उसमें अपोजिशन पार्टी तेजस्वी यादव को दे दिया जाता था। भाई नीतीश कुमार की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, तो उसमें बेचारे तेजस्वी यादव क्या कर लेंगे, कैसे किसी की। और जब आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का अधिकार है या नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में बताते फिरते हैं, फिर उसके बाद जो वो कहते हैं होम मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब होम मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना कि कौन देशी है, कौन घुसपैठिया है, तो उसके लिए विपक्षी दलों को दोष देने का अभी तो पता ही नहीं कि देश के अंदर कितने घुसपैठिए हैं। भाई देश के अंदर, अब निधि तुम बताओ यार, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में अगर कोई ऐसा आदमी आ गया जिसे तुम्हें संदिग्ध लगता है कि हमारे तरह का नहीं है, हिंदुस्तानी तो दूर से पहचाना जाता है, हिंदुस्तानियों की रूपरेखा ही बिल्कुल अलग होती है विश्व की रूपरेखाओं से, तो हम लोग तो पहचान जाते हैं। अच्छा, भाषा से हम तो पहचान जाते हैं, हमें पता चल जाता है कौन जो है बिहार का है, कौन भोजपुर इलाके का है, कौन मिथिला का है, कौन हरियाणा का है, कौन राजस्थान का है। 2 मिनट बाद में बोल के दिखाए, पता चल जाता है किस क्षेत्र का है। तो उसमें अगर बांग्लादेश से कोई आदमी 2-4 साल पहले आया है तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं आप,
तो इसका माने आपकी विजिलेंस बिल्कुल बेकार है, आपकी सिक्योरिटी बिल्कुल बेकार है, बॉर्डर सिक्योरिटी आपकी बिल्कुल बेकार है, आप नाकारे हैं, आप निकम्मे हैं, आप इनकॉम्पिटेंट हैं। लेकिन सर चुनाव आयोग के का जो ये रवैया है उससे क्या आपको लगता है कि आम आदमी के मन में भी ये विचार अब चल रहे होंगे, क्योंकि ये जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है, तो क्या ये आंदोलन जेपी आंदोलन जैसा बड़ा हो सकता है? क्योंकि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष के तमाम नेता हो, वो लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं और बता रहे हैं, तमाम सबूत भी सामने रख रहे हैं कि इस प्रकार से चोरी हो रही है। और एसआईआर के बाद तो आप देखिए जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई है उसमें तो चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वहां पर विपक्ष के जितने भी नेता हो, तमाम गड़बड़ियां सामने ला रहे हैं। तो वो कह रहे हैं एसआईआर कराने का फायदा क्या हुआ जब पहले से ज्यादा गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। ये जो संवैधानिक संस्था है उसका क्या हाल कर दिया है मोदी जी ने? क्या आपको लगता है कि क्या इसके खिलाफ देश में एक बड़ा आंदोलन और खड़ा हो सकता है? देखिए, योगेंद्र यादव ने तो ये भी कहा कि जब खुद चुनाव आयोग ने कहा था कि हमें इतनी नए वोटर एडिशन की इतने लोगों की लिस्ट मिली है। भाई मानी बात है कि अगर आपको 500 लोगों की लिस्ट मिली है तो 800 का तो आप रजिस्ट्रेशन कर नहीं लेंगे। अच्छा, 500 की आपको एप्लीकेशन मिली और रजिस्टर आपने 800 कर लिए नए। अच्छा, उसमें भी 100 सवा 100 साल के कर लिए। इसका माने कि घालमेल तो है। लेकिन देखिए, मैं अपनी युवा पीढ़ी के बारे में कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता। भाई हमारे जमाने में, भाई हम लोग देखिए, कुछ भी हो, निधि आपको तो नहीं पता होगा, अपने पिताजी से पूछिएगा। हम लोगों के समय में सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। प्राण चले जाए, सिद्धांत न जाए। हम लोग तो उसी बात में मरा करते थे। डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांत, गांधी के सिद्धांत। लेकिन जो तुम्हारी जनरेशन है ना, ये पैसे की तरफ ज्यादा भागने लगी है और इनको अब अपना सुख इनको चाहिए। टाई लगा के 5 स्टार होटल में, वो जैसे एडवर्टीजमेंट में देखते हैं, वहां जा रहे हैं, वहां पे बढ़िया खाना खा रहे हैं, स्विमिंग पूल पे नहा रहे हैं। हम लोगों ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। हमारे लिए था कि भाई यार, ये सिद्धांत हमारे गांधीवादी सिद्धांत है। हमने इस प्रकार की चीजें कभी नहीं देखी थी। लेकिन आज के तारीख में आप देखिए, गांधी को छोड़ के लोग गोडसे की तरफ चले जाते हैं। कहाँ गांधी की प्रशंसा करते हैं, गांधी के नाम पे मरते हैं, फिर जाके गोडसे के नाम पे मरते हैं। तो देखिए, सिद्धांतों में आज के तारीख में बहुत ज्यादा कमी आ गई है। मेटेरियलिस्टिक वर्ड बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैं कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने ही स्टूडेंट्स में देखा। मेरे स्टूडेंट जो 100 में से 100 बच्चे मेरे पैर छुआ करते थे, इज्जत करते थे, 11 साल में उनके अंदर इतना पराभव मैंने देखा। कभी मेरे स्टूडेंट जहां भी मैंने पढ़ाया, हमेशा आई वॉज हाईली रिगार्डेड, क्योंकि मैं इम्पार्शियल था, बड़े छोटे में भेद नहीं करता था, सिद्धांतवादी आदमी था। अपना पढ़ाया और काम खत्म। मैंने ऐसे ऐसे मेरे क्लास फेलोज थे जो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था वहां बड़े करोड़पति बच्चे आया करते थे। कोई स्कॉच गिफ्ट ले रहा है, कोई कुछ गिफ्ट ले रहा है। मेरे पास 11 साल 12 साल मैंने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, किसी से एक चाय नहीं पी, किसी से कोई लेने की हिम्मत नहीं थी मुझसे आके बोल दे। वो जानता था स्वामी जी 2 थप्पड़ मारेंगे वहां पे, पुलिस रिपोर्ट और कर देंगे। तो ये जो स्थिति है भाई हमारे जमाने में और तुम्हारे जमाने में, अब तुम लोगों में कितना दम है, कितना तुम्हारे लिए सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, कितने लिए तुम्हारे अब मेटेरियलिस्टिक वर्ड है। तो ठीक है, बच्चों को अगर मान लीजिए 10-10 हजार रुपए दे दिया इलेक्शन के पहले, और यही युवा जो आके बिल्कुल बिछ जाएं और अपने वोट को बेच दें, तो फिर आई कांट से नहीं। बिल्कुल सर, इस बीच सर सीजेआई गवाही का एक बयान सामने आया है और उन्होंने बुलडोजर जस्टिस को लेकर के बोला है। और वो कह रहे हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। और जो 10 दिनों के अंदर उन्होंने ये दूसरी बार बुलडोजर एक्शन की निंदा की है। और आप देख रहे हैं केवल निंदा ही नहीं, पहले भी कई बार इसके खिलाफ फैसले आ चुके हैं, जुर्माना भी लगाया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, अभी दशहरे के दिन बुलडोजर चला था मस्जिद पे, के उसको अवैध बता करके लगातार बुलडोजर कार्रवाई जो की जा रही है, क्या आपको लगता है कि सरकार किसी की भी सुनने के लायक नहीं है? क्योंकि चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी कर दे, हाई कोर्ट कोई टिप्पणी कर दे, कोई बड़ा जज कोई टिप्पणी कर दे, सीजीआई तक टिप्पणी तक करते हैं और उसके पहले तो जुर्माने भी लगाए जा चुके हैं। उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये बुलडोजर एक्शन कब रुकेगा? देखो निधि, मैं तो चीफ जस्टिस साहब से एक निवेदन करता हूं। मेरी उनके प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव है, उनकी माता जी के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव है। जैसे आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से उन्होंने इनकार किया और कहा हम अम्बेडकरवादी हैं, हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं ये निवेदन करता हूं सीजीआई साहब से, भाई देखिए दूसरी तरफ भी निर्णय लीजिए। जैसे मेरे बगल में इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, मेरी धूप हवा रोकी गई, मैं तुरंत जाके डीटीपी में मैंने शिकायत की, साहब इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उनका अफसर आया, फोटो खींच ली, उसने देख लिया हाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रुकवा दिया उसने। मैंने कहा रुकवा दिया, बात खत्म हो गई। 15 दिन के बाद उसने चालू करवा दिया।
मैंने कहा यार ये तुमने चालू करवा दिया है तो तुमने रुकवाया था। नहीं साहब ऐसा है, वो लीगल कंस्ट्रक्शन करेगा, इलीगल। मैंने कहा यार हो रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन। अपने सीनियर अधिकारी को लाने में उसने 1 महीने का टाइम और लगा दिया, तब तक वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। फिर वो जाके कोर्ट में उसने रेस्टेंट ऑर्डर ले लिया। 7 साल हो गए। अब अच्छा, एक लोअर कोर्ट ने सही निर्णय भी लिया। भाई यही तो आपको एस्टेब्लिश करना है लीगल है या नहीं। अच्छा, खुद आगे डीटीपी जो डायरेक्टर ऑफ ये होते हैं एनफोर्समेंट, उन्होंने मेरे घर आके खुद कहा स्वामी साहब आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है, तो पूरी आपकी धूप और रोक दी गई है। लेकिन अब मुश्किल क्या है, एक कोर्ट ने निर्णय दिया, उन्होंने कहा कि इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, एक पीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, वहां जाए पूरी वीडियोग्राफी करे, पूरा उसका प्लान बनाए, लेआउट प्लान बनाए और कोर्ट के सामने पेश करे। उसने क्या किया, उस केस को विड्रॉ कर लिया और दूसरे कोर्ट से जाके स्टे ले लिया। 7 साल से स्टे चल रहा है। हमारे केस में पूरी लीगल प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद 7 साल से स्टे मिल रहा है। फिर वो लोअर कोर्ट करेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा, फिर हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। स्वामी जी का अगला जन्म भी हो जाएगा, अगले जन्म में मर लेंगे। बिल्कुल सर, ऐसे ही जो कोर्ट के चक्कर काटे जाते हैं उसके पीछे कितने मामले फंसे रहते हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, और उसको लेकर के जो डायलॉग्स हैं मूवीज में वो भी हम देखते रहते हैं कि तारीख पे तारीख मिलती रहती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई एक्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर भी टिप्पणियां तो देखने को मिल रही है, लेकिन एक्शन किसी भी प्रकार का देखने को नहीं मिल रहा है। देखते हैं एक्शन कब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।